चुनाव खत्म हो चुके हैं, अब काम की बात करते हैं। हाँ, पहले दिन से ही काम के बारे में बात करते हैं। देश के ट्रैफिक पर काम करना जरूरी है, शिक्षा पर काम करना जरूरी है, घोटालों को रोकना जरूरी है। अगर ट्रैफिक नियम सख्त नहीं होंगे तो हर शहर में पुणे जैसे मामले रोज होंगे। अगर निजी स्कूलों की फीस कम नहीं हुई तो देश के बच्चे पढ़े लिखे मूर्ख बन जाएंगे। अगर घोटाले नहीं रुके तो पूरी दुनिया भारत को घोटालेबाजों का देश मानेगी। देश में सुधार की आवश्यकता है और समाधान के बारे में बात करने का यह सही समय है। आज के वीडियो में आइए सरकार को कुछ दमदार सुझाव देते हैं, जिनमें से एक या दो सुझावों को भी सरकार मान लेती है तो आपका जीवन बेहतर हो सकता है। तो अगर आप भी चाहते हैं कि देश सुधरने लगे तो इस वीडियो को अपने 3, 4, 5 दोस्तों को शेयर करना ना भूलें और हमें नीचे कमेंट्स में बताइए कि कुछ अन्य मुद्दे क्या हैं जिनके बारे में बात करना महत्वपूर्ण है। पहला मुद्दा पुलिस सुधार है। देश का नागरिक निर्दोष होते हुए भी पुलिस से डरता है। पुणे के पोर्श हादसे के मामले में पुलिस ने खुद आरोपी को पिज्जा और बर्गर खिलाया। इस तरह पिछले हफ्ते नोएडा में एक और हादसा हुआ। पोस्टमार्टम रिपोर्ट करने के बाद FIR दर्ज की गई। कुछ पुलिस अपने साथियों को भी नहीं बख्शती। एक सब इंस्पेक्टर ने एक कांस्टेबल को उकसाया और उसके साथ रेप किया। लापता लेडीज एक खूबसूरत फिल्म है। इस फिल्म में एक लाइन है, यानी एक आम आदमी को चोरों से ज्यादा पुलिस का डर होता है। अगर आपको FIR दर्ज करने के लिए किसी पुलिस स्टेशन का चक्कर लगाना पड़े तो आप इस दर्द को समझ सकते हैं। पुलिस हमसे सवाल करती है, कहाँ हुई है चोरी? पुल के पास नहीं, वह पुल हमारे क्षेत्र में नहीं आता है। यह उस पुलिस स्टेशन के अंतर्गत आता है, वहां जाकर रिपोर्ट दर्ज कराएं। इस असहयोगात्मक रवैये के कारण हम नहीं मानते कि पुलिस हमारी मित्र है। 2018 में लोगों से पूछा गया कि क्या वे पुलिस पर भरोसा करते हैं। 4 में से 3 लोगों ने कहा नहीं, हमें पुलिस पर भरोसा नहीं है। और यह कैसे होगा? 2016 में दर्ज किए गए मामलों में से 30% जांच साल के अंत तक नहीं हुई। समाधान क्या है? हर पुलिस स्टेशन की दीवार पर लिखा होना चाहिए कि मेरा वेतन एक आम आदमी के टैक्स के पैसे से आता है। इसके बाद ही पुलिस जनता को गंभीरता से लेगी। मान लीजिए कि पुलिस पर बहुत दबाव है तो सिविलियंस को शासन में क्यों शामिल नहीं होने दिया जाता है? स्थानिक स्तर की समस्याओं पर राष्ट्रीय ध्यान आवश्यक है। नागरिकों की भागीदारी भी आवश्यक है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। टॉप के नेताओं में से भी आइए एक प्रणाली की कल्पना करें। अगर आपका लोकल सांसद ठीक से काम नहीं कर रहा है तो आप सीधे PM से इसकी शिकायत कर सकते हैं। अगर आपकी समस्या वाला पत्र उठाया जाता है तो आपके सांसद को तत्काल कार्रवाई करनी होगी। छत्रपति शिवाजी महाराज भी ऐसा ही करते थे। वह भेष बदल कर लोगों की समस्याओं को समझते थे, फिर वह वापस जाकर समस्या के लिए जिम्मेदार अधिकारियों से सवाल करते थे। सोशल मीडिया की बदौलत इस तरह की शिकायत ड्रॉप बॉक्स बनाना संभव है। AI के क्षेत्र में दुनिया का सबसे उन्नत देश अमेरिका नहीं है बल्कि चीन है। अंतर यह है कि अमेरिका ChatGPT जैसे उत्पाद बनाता है, प्रोडक्ट्स बनाता है, और चीन हम पर साइबर हमले करने के लिए AI का उपयोग करता है। आपने डीप फेक, फ्रॉड कॉल के बारे में सुना होगा। हैकिंग, पहचान की चोरी। मुझे दिन में कम से कम तकरीबन 2 बार स्कैम्स कॉल आते हैं, लेकिन इस पर कोई कार्रवाई नहीं की जाती है। क्यों? क्योंकि साइबर क्राइम भी पुलिस के अधीन आता है। पुलिस इसके लिए प्रशिक्षित नहीं है। पूरी दुनिया के सामने भारत की गलत छवि बनाई जा रही है कि भारत घोटालेबाजों का देश है। ये भारतीय टॉप टेक कंपनियां के CEO होने के बावजूद अगर दुनिया को याद है कि भारतीय घोटालेबाज है तो यह कैसे चलेगा? अगर हम इस छवि को बदलना चाहते हैं तो हमें कार्रवाई करना ज़रूरी है, आवश्यक है। क्यों ना एक अलग विभाग बनाया जाए जो सीधे केंद्र को रिपोर्ट करे, क्योंकि स्कैमर्स अक्सर एक राज्य में होते हैं और घोटाले का शिकार दूसरे राज्य में होता है, इसलिए स्थानीय पुलिस कभी कार्रवाई नहीं करती है। इसका क्या उपयोग है? ये वे बस कहते हैं कि यह हमारे अधिकार क्षेत्र में नहीं आता है। एक राष्ट्रीय प्राधिकरण का होना बहुत ज़रूरी है जो तत्काल कार्रवाई कर सके। देश में डाटा प्राइवेसी एक मजाक है। यदि आप रात के खाने के लिए किसी रेस्तरां में जाते हैं तो वे आपका नंबर लेते हैं और बाद में उसी नंबर को टेलीमार्केटर्स को कुछ रुपयों में बेच देते हैं। उन्हें कंपनियों में डेटा उल्लंघनों के लिए कोई सज़ा नहीं मिलती है। हमें कुछ नहीं करना है, हमें बस यूरोप की GDPR की नकल करनी है। हमने 4 साल पहले टिकटॉक पर प्रतिबंध लगा दिया था।
जब हमने देखा कि इसने डेटा चुराया है, लेकिन यह पहले कदम के रूप में ठीक था। अगला कदम एक मजबूत डेटा संरक्षण अधिनियम बनाना होना चाहिए, ताकि अंतर्राष्ट्रीय कंपनियों को भी पता चले कि वे कानून से ऊपर नहीं हैं। वे अपने कस्टमर और उनकी प्राइवेसी को हल्के में नहीं ले सकते हैं। जैसे जैसे AI टेक्नोलॉजी डेवलप होती जाएगी, अगर भारत में कुछ की कमी है तो वह नागरिक भावना है। ये टोक्यो है, दुनिया का सबसे ज़्यादा आबादी वाला शहर है, लेकिन यहाँ के लोग समझते हैं कि उन्हें सिग्नल के लाल होने का इंतज़ार करना है। जब लोग वाकई ये नियमों का पालन करते हैं तो ये इतना सुंदर लगता है। एक कंस्ट्रक्शन ट्रक भी इतना साफ हो सकता है। हर सार्वजनिक जगह पर धूम्रपान के लिए अलग अलग जगह होती है और लोग वहाँ धूम्रपान भी करते हैं। अगर कोई ट्रेन लेट होती है तो कंडक्टर खुद लोगों से माफ़ी मांगते हैं और उन्हें सर्टिफिकेट भी देते हैं, ताकि ऑफिस में दिखा सके कि वे लेट क्यों हैं। अधिकारी लोगों को देर से बनाने की जिम्मेदारी लेते हैं और यह नागरिक भावना स्कूलों में भी सिखाई जाती है। छात्र चाहे वह कितना भी छोटा क्यों न हो, अपनी प्लेटों को खुद साफ करता है और अपनी कक्षा को साफ करता है। यह वीडियो वर्ल्ड कप के बाद वायरल हुआ था, जहां जापानी फैंस ने मैच के बाद पूरे स्टेडियम की सफाई की। हर महीने लोग अपने घरों के बाहर जाकर अपने पड़ोस की सफाई करते हैं। भारत में यह नागरिक भावना भी महत्वपूर्ण है और ऐसा नहीं कि हम अनुशासित नहीं हो सकते हैं। यह क्लिप मेघालय की है, जहां भले ही बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक हो रहा है, फिर भी कोई भी गलत साइड पर गाड़ी नहीं चला रहा है। यह भी हमारा भारत है। हमें नॉर्थ ईस्ट के अपने भाइयों से सीखना होगा। तो हम क्या कर सकते हैं? चलो छोटे से शुरू करते हैं। भारत में खुले में शौच एक बड़ी समस्या है। अगर हम भारत को खुले में शौच से मुक्त करना चाहते हैं तो हमें हर 15 मिनट की दूरी पर एक सार्वजनिक शौचालय बनाना होगा। इस शौचालय को मुक्त रखना होगा। इस शौचालय की साफ सफाई को बनाए रखना होगा। हर शौचालय में पानी होना चाहिए, हाथ धोने के लिए साबुन होना चाहिए, शौचालय में दरवाजे होने चाहिए और उन दरवाज़ों को बंद करने की सुविधा होनी चाहिए, क्योंकि यह बुनियादी है। इसमें सरकार की क्या भूमिका है? स्वच्छ भारत अभियान 2014 में शुरू किया गया था और इस पे देखा जाएगा कि कौन सा शहर सारे कानूनों का पालन करता है, किस शहर में सड़कों पर सबसे कम गड्ढे हैं, किस शहर के लोग सबसे कम हॉर्न का इस्तेमाल करते हैं। इन सब बातों को तय करने के लिए राष्ट्रीय स्तर पर आंदोलन की ज़रूरत है। लोकल बॉडीज़ को प्रेरित करने की ज़रूरत है ताकि कार्रवाई कर सके। देश की शिक्षा प्रणाली से दो चीज़ें गायब है, एक है शिक्षा और दूसरी है व्यवस्था। आज एक मध्यम वर्गीय परिवार चाहता है कि उसके बच्चों को अच्छी शिक्षा, अच्छे शिक्षक मिले और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मिले, लेकिन क्या एक सामान्य परिवार एक अच्छे स्कूल का खर्च उठा सकता है? 3 से 17 साल की उम्र तक की पढ़ाई पर 30 लाख रुपए से भी ज़्यादा खर्चा हो जाता है। हम कॉलेज के बारे में बात नहीं कर रहे हैं, हम स्कूलों पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं। प्राइवेट स्कूलों ने शिक्षा को धंधा बना के रख दिया है। यूनिफॉर्म कहाँ से खरीदना है, यह एक मोनोपोली है। कौन सी बस लेनी है, इस पर भी मोनोपोली है। ड्राइंग का सामान, स्टेशनरी, किताबें कहाँ से खरीदे, सब कुछ मोनोपोली है। सरकार यह सब कैसे रोक सकती है? सरकार स्कूल फीस को रेगुलेट करने के लिए एक नीति बना सकती है। सरकार मोनोपोली को तोड़ने के लिए नियम बना सकती है। सरकार केंद्रीय विद्यालयों की संख्या बढ़ा सकती है ताकि स्टूडेंट के पास ऑप्शंस हो। आज कुछ 1200 स्कूल है जो अगले 5 वर्षों में डबल होने चाहिए। यह बहुत संभव है कि 1200 स्कूलों को लक्ष्य के रूप में रखने के बाद 700 वास्तव में बनाए गए हैं, लेकिन फिर भी यह एक छोटे लक्ष्य से बेहतर है। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम कहते हैं, स्मॉल ड्रीम इज़ अ क्राइम। यह हर वोटर के लिए इस बात का सबूत होगा कि सरकार उनके बारे में भी सोचते हैं। और जब शिक्षा की बात आती है तो यह सिर्फ किताबी ज्ञान के बारे में नहीं है। देश के लिए फिटनेस महत्वपूर्ण है। हमारा वैदिक नॉलेज देश के लिए महत्वपूर्ण है। देश के लिए प्रकृति से जुड़ाव ज़रूरी है ताकि हमारी आने वाली पीढ़ी भविष्य के लिए तैयार हो। हमें अपनी शिक्षा पर खर्च बढ़ाना होगा। कई देश अपने बजट का 5 से 6% शिक्षा पर खर्च करते हैं। भारत में यह संख्या केवल 2 से 3% है। हम गर्मियों में हीटवेव के बारे में बहुत सारे वीडियोस देखते हैं और सर्दियों के दौरान दिल्ली के प्रदूषण के बारे में। पर्यावरण वास्तव में एक ऐसा विषय है जो हम सभी को प्रभावित करता है, चाहे आप लेफ्ट विंग के हो या राइट विंग के। लेकिन पेड़ वोट नहीं देते हैं।
नदियाँ प्रोटेस्ट नहीं करती है। सच तो यही है कि भारत के कई शहर सबसे प्रदूषित शहरों की लिस्ट में हैं। अगर आप उन पर गौर करें तो ये अनियोजित है। सड़कों पर पेड़ नहीं है, कोई पार्क नहीं है, कोई जल बॉडीज नहीं है और पर्यावरणीय समस्याओं के लिए कोई योजना नहीं है। पर्यावरण मंत्रालय और आवास और शहरी कार्य मंत्रालय है, लेकिन हमारे शहरों में जीवन की गुणवत्ता में सुधार नहीं होता है। मुझे नहीं पता कि सभी राजनेता अंधे हैं या नहीं, या वे सोचते हैं कि भारत में अच्छे और नियोजित शहर, ग्रीन कवर, पार्क, क्लीन एयर, क्लीन वाटर, गुड क्वालिटी ऑफ लाइफ होनी चाहिए। हम नागरिक इन सब चीज़ों के लायक नहीं हैं। मेरा अभिप्राय है कि अन्य क्या कारण है कि इन सभी बातों का ध्यान नहीं रखा जाता है, उन पर कोई विचार नहीं किया जाता है। वास्तव में मैं नहीं जानता हूँ। हिमालय के ग्लेशियर मेल्ट हो रहे हैं, यानी गंगा और यमुना में पानी का बहाव कम हो जाएगा। भारत में पहले से ही पानी की समस्या है। हमारे शहर गैस चैम्बर है, हीट वेव और 50 डिग्री तापमान काफ़ी सामान्य हो गया है। क्या हमें अपने सभी राजनेताओं को ऐसी गर्म जगहों पर छोड़ देना चाहिए? क्या हमें उन्हें बिना एसी पूरे दिन इतनी गर्मी में रहने के लिए कहना चाहिए ताकि वो आम लोगों का दर्द समझ सके? ट्रूथ टू बी टोल्ड तो ये सभी समस्याएं कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन हम सभी पर्यावरण समस्याओं को इनकार के साथ शुरू करते हैं कि कोई समस्या नहीं है। हमारा शहर दुनिया का सबसे अच्छा मॉडल शहर है। सड़कों पर कोई कचरा नहीं है, पानी बिल्कुल साफ है। तो यह कैसे काम करने जा रहा है? अगर आप हमारे समाधानों की पूरी सूची को फिर से देखेंगे तो आप समझेंगे कि इनमें से कई समाधान अकेले केंद्र द्वारा नहीं किए जा सकते। हमारे संविधान की 7वीं अनुसूची के तहत अनुच्छेद 246 के शक्तियों को संघ और राज्य के बीच विभाजित किया गया है, यानी केंद्र कुछ मुद्दों पर नीति बना सकता है जबकि राज्य दूसरों पर बना सकता है। अगर किसी नीति को सफल बनना है तो केंद्र सरकार को राज्यों, म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन और ग्राम पंचायत के साथ सहयोग करना होगा। यह भी उतना ही महत्वपूर्ण है कि चुनाव कौन जीता और कौन हारा, लेकिन हमारा देश ज़्यादा महत्वपूर्ण है। यही कारण है कि हम हमेशा न केवल समस्याओं के बारे में बल्कि अपने वीडियो के माध्यम से समाधान के बारे में भी बात करना पसंद करते हैं, ताकि हम एक कदम आगे बढ़ सकें। हमारे देश के सामने कई चुनौतियां हैं, अनएम्प्लॉयमेंट, फूड सेफ्टी मैनेजमेंट, वेस्ट मैनेजमेंट। अगर ये सभी समस्याएं हैं तो इनका समाधान भी ढूंढा जा सकता है। इस नए पर्व में इस विश्वास को फिर से जागरूक करने की आवश्यकता है और इस महत्वपूर्ण संदेश को आपके साथ उजागर करना मेरे लिए मायने रखता है।